स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम 1 और 2 अप्रैल की सभी शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि 1 और 2 अप्रैल को किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो थोड़ा सा एग्जाम का जो लेवल है वह बड़ा है, लेकिन टॉपिक वही है और उनके अंदर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने इससे पहले की एग्जाम एनालिसिस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखिए। और अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं मैंने सभी की एक मैराथन क्लास बनाई है, जिसमें मैंने सभी एग्जाम एनालिसिस को एक साथ समझाया है और जितने भी प्रश्न मुझे मिल पाए हैं मैंने उनको डिटेल में समझाया है। तो आज की क्लास में भी हम 1 और 2 अप्रैल को सभी शिफ्टों को देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पोषण एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहले जो प्रश्न पूछा गया था कि विटामिन ए का क्या उपयोग है। तो आप देखेंगे कि प्रश्न आपसे विटामिन से ही पूछा गया है, लेकिन आपके क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया गया है। तो अगर हम विटामिन ए के उपयोग की बात करें तो विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है, या ऐसा कह सकते हैं कि विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, यह आंखों, त्वचा, प्रतिरक्षा प्रणाली और प्रजनन प्रणाली के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो इसका उपयोग हमारी आंखों को सुरक्षित या आंखों को सुरक्षा देने के लिए इसका उपयोग है और यह रात में देखने की क्षमता को बनाए रखने में भी मदद करता है। और अगर हम इसकी कमी की बात करें तो इसकी कमी से होने वाला रोग है नाइट ब्लाइंडनेस, या जिसे रतौंधी भी कहा जाता है। तो मैंने विटामिन को डिटेल में भी पढ़ाया है, साथ ही आपको एक रिवीजन क्लास बनाई थी जो लगभग 10 मिनट की है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से सभी विटामिन को समझाया है और ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाया है। तो वह विटामिन की वीडियो आप अपने एग्जाम से पहले जरूर देखकर जाइएगा। आप देखेंगे कि वहां से 1 से 2 प्रश्न आपको सीधे ही देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, हेपेटाइटिस बी का टीका कब दिया जाता है। तो टीकाकरण की भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको सभी टीकाकरण को रिवीजन करवाया था। तो वह टीकाकरण की वीडियो जरूर देखिएगा। कौन सा टीका कब लगाया जाता है, किस एज में लगाया जाता है और किस जगह लगाया जाता है, मैंने काफी अच्छे से बताया है। तो हेपेटाइटिस बी का टीका आमतौर पर 3 खुराक में दिया जाता है। पहली खुराक जन्म के समय, दूसरी खुराक 6 से 18 महीने की उम्र में और तीसरी खुराक 6 महीने की उम्र में दी जाती है। अगर हम शिशुओं की बात करें कि यह शिशुओं के लिए, तो जन्म के समय पहली खुराक, फिर 1 से 2 माह, फिर 6 से 18 महीने की उम्र में दी जाती है। और अगर अन्य लोगों की बात करें कि यह वयस्क लोगों के लिए, तो यह 0, 1 और 6 माह पर इसका जो कैचअप खुराक यानी कि बूस्टर खुराक है, वह जिन लोगों को पहले टीका नहीं लगा है उन्हें 19 वर्ष से कम उम्र में कैचअप यानी कि बूस्टर खुराक दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार मैं आपको सभी प्रश्नों को डिटेल में इसीलिए पढ़ाती हूं कि अगर आपसे इसी टॉपिक से आगे आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपसे बन जाए। तो बस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अगला प्रश्न जो पूछा गया था, क्लास्ट्रीडियम टेटनी किस रोग का जीवाणु है। तो क्लास्ट्रीडियम टेटनी जीवाणु टिटनेस नामक गंभीर बीमारी का कारण बनता है, जिसे धनुस्तंभ भी कहा जाता है। तो टिटनेस रोग जिसका जो जीवाणु वाहक है वह क्लास्ट्रीडियम टेटनी है, जो मांसपेशियों में ऐंठन और अकड़न पैदा करता है। अगर हम यहाँ पर देखें कि टिटनेस क्या है, तो टिटनेस एक संक्रामक रोग है जो क्लास्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो कौन सी बीमारी की आशंका है। तो अगर हम देखेंगे सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है तो कई बीमारियों का संकेत हो सकता है, जिसमें फेफड़ों की बीमारी हो सकती है जैसे कि अस्थमा हो सकता है, हृदय संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं जैसे कि हार्ट अटैक होना, दिल का दौरा पड़ना, और संक्रमण जैसे कि निमोनिया और कोविड-19, साथ ही टीबी नामक बीमारी भी सांस लेने में दिक्कत के कारण हो सकती है।
तो ये सभी बीमारियां सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो जो भी आपके ऑप्शन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर लगाइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हीमोग्लोबिन तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो हीमोग्लोबिन तक ऑक्सीजन पहुंचाता है आरबीसी, जिसे कि क्या कहा जाता है? रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। तो हीमोग्लोबिन तक ऑक्सीजन लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल के माध्यम से फेफड़ों में पहुंचती है, जहां ऑक्सीजन फेफड़ों में मौजूद कोशिकाओं से रक्त में प्रवेश करती है और फिर हीमोग्लोबिन से जुड़कर पूरे शरीर में ले जाया जाता है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम किसको पचाने में मदद करता है? तो अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम जैसे कि एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीज क्रमशः कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने में मदद करते हैं। अगर हम बात करें एमाइलेज की, तो यह कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, लाइपेज को वसा में तोड़ता है और प्रोटीज यह प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये क्या है? प्रोटीन को पचाने में मदद करते हैं। तो अभी मैंने हाल ही में पाचन तंत्र की वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने सभी मानव पाचन तंत्र को डिटेल में समझाया है। तो अगर आपने वह वीडियो देखी होगी तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही आसानी से बनेंगे, क्योंकि उनमें मैंने सभी प्रकार के एंजाइम्स को डिटेल में पढ़ाया है। तो वह वीडियो आप जरूर देखकर जाइएगा, वहां से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि खसरे के सबसे आम लक्षण क्या हैं? तो अगर हम खसरे की बात करें यानी कि मीजल्स, तो शरीर पर चकत्ते संपर्क में आने के बाद 10 से 14 दिनों तक खसरा के लक्षण नहीं दिखाई देते। इसके लक्षणों में खांसी, नाक बहना, आंखों में जलन, गले में खराश, बुखार, त्वचा पर लाल चकत्ते होना शामिल है। तो ये सभी लक्षण खसरे यानी कि मीजल्स के हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन में दिया होगा वह राइट आंसर होगा। तो अगर हम बात करें कि इसकी दर्द की जगह कौन सी है, तो वह है मांसपेशी, या कौन सा अंग प्रभावित करता है, तो इसकी वजह से मांसपेशी प्रभावित होती है। और पूरे शरीर में अच्छा महसूस ना होना, बुखार, थकान और भूख ना लगना इसके लक्षण हैं। नाक बहना और छींकना, ये नाक संबंधी हो गया। और अगर पूछा जाए कि यह होना भी क्या है, आम है, तो त्वचा पर ददौरे, पिंक आई आंखें होना, सूखी खांसी, कापलिक धब्बे, गले में खराश, दस्त, रोशनी से परेशानी होना, सिर दर्द और सूजी हुई लसिका ग्रंथि यानी कि लिम्फ नोड, छोटे बीज के आकार की ग्रंथियां जो पूरे शरीर में होती हैं उन्हें लिम्फ नोड कहा जाता है। तो यह भी लक्षण क्या है? खसरे के लक्षण हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था हेपेटाइटिस ए का टीका कब लगाया जाता है? तो अभी आपने ऊपर देखा कि प्रश्न पूछा गया था हेपेटाइटिस बी का टीका कब लगाया जाता है। तो यह दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन है और क्वेश्चन उसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनको बदल दिया जाता है, उनका पैटर्न बदल दिया जाता है। तो अभी हेपेटाइटिस बी का पूछा था, अगली शिफ्ट में ए का पूछा गया। तो आप सभी टीकाकरण को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मैंने टीकाकरण की एक शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बहुत अच्छे से उसका रिवीजन करवाया है। तो टीकाकरण वैक्सीनेशन की वीडियो जरूर देखिएगा। तो हेपेटाइटिस ए का टीका आमतौर पर 12 से 23 महीने के बीच बच्चों को दिया जाता है, जिसमें पहली खुराक 12 से 18 महीने के बीच और दूसरी खुराक 6 से 18 महीने के बाद दी जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या क्या चीजें होना चाहिए? तो प्राथमिक चिकित्सा जो किट है उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं? तो प्लास्टर, त्रिकोण, पट्टियां, क्रैप लपेटी हुई पट्टियां, सेफ्टी पिन, डिस्पोजेबल स्टेराइल दस्ताने, चिमटी और कैंची आमतौर पर प्राथमिक चिकित्सा किट में पाए जाते हैं।
इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि पहाड़ी क्षेत्रों में पोषण की सुविधा को कैसे पहुंचाया जा सकता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में पोषण की सुविधा पहुंचाने के लिए स्थानीय खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना, पोषण संवेदनशील कृषि, हस्तक्षेप पशुपालन को प्रोत्साहित करना और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच को बेहतर बनाना महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं जो आपको देखने में थोड़ा अलग लगेंगे, लेकिन काफी इजी हैं अगर आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि विटामिन के की वजह से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन के की अगर हम कमी की बात करें तो मुख्य रूप से खून जमने में समस्या होती है, जिससे रक्तस्राव की समस्या हो सकती है। इसे नवजात शिशु में रक्तस्रावी रोग जिसे कि VKDV भी कहा जाता है। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि विटामिन के की कमी से होने वाले रोग आखिर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है रक्तस्राव। तो विटामिन के की कमी से खून जमने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे रक्तस्राव की समस्या हो सकती है। इसके बाद अगर हम नवजात शिशुओं की बात करें तो रक्तस्रावी रोग जिसे कि HDN भी कहा जाता है, यह एक दुर्लभ स्थिति है जो रक्त के थक्का ना बन पाने के कारण उत्पन्न होती है। इसके बाद हड्डियों की कमजोरी जिसे कि ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, जो विटामिन के हड्डियों के स्वास्थ्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी कमी से हड्डियों की कमजोरी हो सकती है। साथ ही अगर हम देखें तो यह विटामिन डी की कमी से भी होने वाला रोग है, हड्डियों की कमजोरी, और इसी के साथ विटामिन डी और के भी शामिल है इसमें। अगर इसमें दोनों की कमी हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है, जिसमें क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और इसी के साथ कुछ अन्य रोग भी शामिल हैं, जिसमें विटामिन के की कमी से फेफड़ों के स्वास्थ्य में गिरावट, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाल्मोनरी डिसीज जिसे COPD कहा जाता है, अस्थमा, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याएं भी विटामिन के की कमी से हो सकती हैं। तो इन सब की जानकारी होना आपको जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाए कि यह रोग किसकी कमी से होता है, किस विटामिन की कमी से होने वाला यह रोग है। तो VKDV, HDNV और ऑस्टियोपोरोसिस, साथ ही मैंने कुछ अन्य रोग भी बता दिए आपको जिसमें COPD भी शामिल है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किशोरियों के लिए कितना प्रोटीन आवश्यक है। तो किशोरियों को प्रतिदिन लगभग 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो उनकी उम्र, लिंग, वजन और शारीरिक गतिविधियों के स्तर के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं। तो अगर हम RDA यानी कि अनुशंसित आहार भत्ता की बात करें तो किशोर लड़कियों के लिए प्रोटीन का RDA प्रतिदिन 46 ग्राम होना चाहिए। वजन और गतिविधि के स्तर के अनुसार भी अलग अलग हो सकता है। साथ ही प्रोटीन के अच्छे स्रोत में मीट, पोल्ट्री, मछली, अंडे, बीन्स, दाल और टोफू शामिल हैं। तो ये सभी क्या हैं, प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। इसके बाद सामान्य ज्ञान यानी कि हम GK की बात करें तो आपसे योजनाओं से प्रश्न थे, जिसमें स्वाधार योजना में किस प्रकार का लाभ दिया जाता है, इस प्रकार से कुछ प्रश्न था। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। स्वाधार योजना भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लिए शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है उन्हें आश्रय, भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। इसके बाद पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना क्या है। तो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना देश के अलग अलग वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता देने का एक प्रावधान है। इस योजना का मकसद छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने और उसे पूरा करने में मदद करना है। तो इसके अगर हम प्रकार देखें पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के प्रकार, तो यह अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करता है, पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और साथ ही अनुसूचित जनजातियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करता है। तो ये सभी इसके प्रकार हैं। तो मेरी वीडियो लेट इसीलिए आती है
कि मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे जितने भी प्रश्न मिले हैं उनको मैं आपको डिटेल में समझा सकूं, ताकि अगर आने वाले एग्जाम में आपसे इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएं तो आपसे बन जाएं। क्योंकि आप देखेंगे कि टॉपिक वही है, लेकिन क्या होता है उनके अंदर से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उनका आप डिटेल जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, राष्ट्रीय क्रैच योजना किसके लिए तैयार की गई? तो राष्ट्रीय क्रैच योजना, जिसे कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रैच योजना तैयार की गई थी। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए यह योजना बनाई गई थी, ताकि वे क्या हो, कार्यबल में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, एक माता जिनको पहले से पुत्र है, क्या वह दत्तक पुत्र ले सकती हैं? तो इस प्रकार से आपकी समझ पर भी प्रश्न काफी आ रहे हैं, भाषाई समझ पर, जो कि काफी इजी हैं। आप ऑप्शन देखेंगे और आपसे इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो दत्तक दंपति एक बच्चा गोद ले सकता है यदि उनके पास पहले से ही भी एक है। इस स्थिति में बच्चे के लिंग पर आधारित है और हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम के तहत हिंदू अलग अलग लिंग के बच्चे को गोद ले सकता है यदि उसके पास पहले से एक बच्चा है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय आजीविका मिशन का क्या उद्देश्य है? तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को कम करना, ग्रामीण गरीबी को कम करना, ग्रामीण गरीबों के लिए स्थानीय आजीविका के अवसर पैदा करना। इस उद्देश्य के लिए NRLM स्थानीय समुदाय आधारित संस्थानों को बढ़ावा देना चाहता है, जो ग्रामीण गरीबों को वित्तीय सेवाएं, आर्थिक सेवाएं और अन्य NRLM स्थानीय समुदाय आधारित संस्थानों को बढ़ावा देने के साथ साथ ग्रामीण गरीबों को वित्तीय सेवा, आर्थिक सेवा और अन्य अधिकारों के प्रावधान की सुविधा प्रदान करेगा। तो ये सभी राष्ट्रीय आजीविका मिशन के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न आपका, आईपीसी धारा 304B किससे संबंधित है? तो आईपीसी की धारा 304B दहेज मृत्यु, डाउरी डेथ से संबंधित है, जिसमें शादी के 7 साल के भीतर किसी महिला की मृत्यु होने पर यदि यह साबित हो जाए कि उसकी मृत्यु से पहले उसे दहेज की मांग या उसके पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, तो यह एक अपराध बनता है। तो यह सभी आईपीसी की धारा 304B के तहत आता है। अगर आपने नियम अधिनियम की एक मैंने अलग से वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सभी धाराओं को डिटेल में पढ़ाया था, तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं इस प्रकार की मैंने सभी को बहुत अच्छे से समझाया है, तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न स्वाधार योजना से ही था। आप देखेंगे कि इसके पहले जो प्रश्न पूछा गया था वह स्वाधार योजना के क्या लाभ हैं। तो आगे की जो शिफ्ट में या हम दूसरे दिन के एग्जाम में देखें तो स्वाधार योजना क्या है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। तो स्वाधार योजना 2001-2002 से शुरू की गई थी। यह योजना आश्रय, भोजन, वस्त्र और पुनर्वास की प्राथमिक आवश्यकताओं का प्रावधान करता है। साथ ही स्वाधार योजना का जो उद्देश्य है वह घर आधारित समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के प्रत्येक समूह की विशिष्ट भेद्यता को संबोधित करता है। तो इस प्रकार से जो भी ऑप्शन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर लगाइएगा। और साथ ही अगर आपसे स्वाधार योजना से आज के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है तो आपने देखा है कि 2 अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग प्रश्न स्वाधार योजना से ही लिए गए हैं। तो जो भी आपको योजनाएं अभी के एग्जामों में पूछी जा रही हैं उनको आप डिटेल में जरूर देखकर जाइएगा। हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे इसके अंदर से क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। अगला प्रश्न पूछा गया था, मिड डे मील योजना क्या है? तो मिड डे मील योजना, जिसे कि मध्याह्न भोजन योजना भी कहा जाता है, भारत में एक सरकारी कार्यक्रम है जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मुफ्त और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराता है।
अगला प्रश्न आपसे, मुद्रा योजना क्या है, इस प्रकार से प्रश्न था। एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाता है, लेकिन हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि क्या है पूछा गया था या इसके उद्देश्य पूछे गए थे। तो सिर्फ इतना पता है कि मुद्रा योजना से प्रश्न पूछा गया था। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसे कि PMMY के नाम से भी जाना जाता है, इसकी जो शुरुआत है वह 8 अप्रैल 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसमें संबद्ध कृति गतिविधियों सहित विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में गैर कारपोरेट, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इसके बाद आपसे आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना की अधिकतम वार्षिक आय क्या होनी चाहिए। तो आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, जिसे अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए एक विशेष योजना के रूप में भी जाना जाता है, इसके तहत NSTFDC के अंतर्गत 2 लाख तक की लागत वाली परियोजना के लिए 90% तक का ऋण प्रदान करता है, वो भी 4% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर। इसके बाद हम कंप्यूटर में देखेंगे, तो कंप्यूटर में हर शिफ्ट से आपसे MS वर्ड से तो एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो आप पूरे ही MS ऑफिस को अच्छे से पढ़कर जाइएगा, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों को ही अच्छे से पढ़कर जाइएगा। यहाँ से आपसे 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाएंगे। और अगर आपने अभी तक नहीं इसको डिटेल में पढ़ा है, तो आपको इसकी डिटेल वीडियो मिल जाएगी चैनल के माध्यम से। साथ ही इसके मैंने लगभग 100 MCQs करवाए हैं, तो वह जरूर देखकर जाइएगा। वहां से आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आपको सीधे ही देखने मिलेंगे। तो MS एक्सेल में कॉमन के बीच गैप बढ़ाने हेतु टैब कौन सा, इस प्रकार से कुछ प्रश्न था। तो स्पेस एग्जैक्ट तो प्रश्न नहीं मिल पाता है, लेकिन आप देखेंगे MS वर्ड एक्सेल से प्रश्न पूछा गया था। साथ ही सेल बॉर्डर ऐड करने का टैब, इस प्रकार से कुछ प्रश्न था। SSL का फुल फॉर्म, तो सिक्योर सॉकेट्स लेयर SSL का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद मैथ्स में देखें, तो मैथ्स में प्रश्न पूछा गया था कि 12 श्रमिकों की एक समूह का औसत वेतन 18,000 रुपए है। यदि 2 श्रम 25,000 और 30,000 रुपए वाले समूह छोड़कर, तो बताइए इस प्रकार से। तो प्रश्न तो बच्चों को पूरा याद नहीं रहता है, लेकिन आप देखेंगे कि इस प्रकार से, यानी कि औसत यानी कि एवरेज से आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो आपको औसत की वीडियो चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसमें मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझाया है। इसके बाद आपसे SI के 2 प्रश्न पूछे गए थे, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के। साथ ही LCM से प्रश्न पूछा गया था, और एक प्रश्न आपसे चतुर्थांश से पूछा गया था, x बराबर 0 और y बराबर -5। तो कौन सा चतुर्थांश स्थित, यानी किस चतुर्थांश में स्थित यह होगा। तो हम देखेंगे कि अगर x बराबर 0 और y बराबर -5 है, तो यह y अक्ष पर स्थित होगा। तो यह तीसरे चौथे चतुर्थांश के बीच में स्थित होगा। तो इस प्रकार से भी आपसे काफी बेसिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सबके आप बेसिक जरूर देखकर जाइएगा। अगर आपका बेसिक मैथ्स में अच्छा होगा, तो आपसे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। के बाद आप देखेंगे कि एक प्रश्न पूछा गया था आपसे वार्षिक ब्याज से, यानी कि 10,000 रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का किस्त बताइए, इस प्रकार से प्रश्न था। के बाद मानक विचलन से एक प्रश्न पूछा गया था, और EMI से प्रश्न था 40,000 का 10% पर 5 वर्ष का EMI बताइए। तो इस प्रकार से आपको मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो थोड़ा सा लेवल तो आपको बड़ा देखने को मिला है पहले के एग्जाम से। अगर आपने पहले के एग्जाम एनालिसिस देखे होंगे, तो मैथ्स का थोड़ा सा लेवल आपको बड़ा हुआ देखने को मिलेगा। आपको मैथ्स की क्लासेस भी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसमें मैंने सभी टॉपिक को और उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ाया है, तो जरूर देखिएगा। इसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें, तो बच्चों को रीजनिंग के प्रश्न तो याद नहीं रहते हैं, लेकिन हम टॉपिक जरूर आपको बता देंगे कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। तो सीरीज से प्रश्न आपसे पूछा गया था, अल्फाबेट इस प्रकार से कुछ प्रश्न पूछा गया होगा।
आदमी, बड़ा छोटा क्रम वाला, 5 आदमियों, इस प्रकार से कुछ प्रश्न था। कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न था, एक क्रम से प्रश्न पूछा गया होगा, साथ ही वेन डायग्राम से प्रश्न आपके 2 शिफ्टों में लगातार पूछे गए हैं। तो वेन डायग्राम को आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। साथ ही सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ये तो आपके हर शिफ्ट में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो अगर आपसे इनकी बेसिक बनती है तो आप बहुत ही आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे बाल देखभाल यानी कि बाल विकास में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो गर्भपात कितने महीने में हो सकता है? तो इसका आंसर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है वह 24 सप्ताह है। तो कानूनी सीमा देखें अगर हम इसकी, तो भारत में सामान्यतः गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति है, लेकिन 2021 में मेडिकल टर्मिनेट ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट में संशोधन हुआ और बाद में सीमा बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया। तो किसी महिला को अगर गर्भपात करवाना है तो वह 24 सप्ताह के अंदर गर्भपात करवा सकती है, और यह 2021 की मेडिकल टर्मिनेट ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में संशोधन के बाद यह सीमा बढ़ाई गई है। पहले यह 20 सप्ताह तक था। साथ ही हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि भ्रूण के लिए सबसे अच्छी स्थिति कब होती है। तो भ्रूण के लिए सबसे अच्छी स्थिति गर्भावस्था के 36वें सप्ताह तक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, यानी कि ये इससे रिलेटेड नहीं है, क्वेश्चन ही अलग है। यानी कि भ्रूण के लिए सबसे अच्छी स्थिति कब मानी जाती है, तो यह क्वेश्चन अलग पूछा गया था। तो भ्रूण के लिए सबसे अच्छी स्थिति गर्भावस्था के 36वें सप्ताह तक सिर नीचे और पीठ की ओर होना चाहिए, जो प्रसव के लिए सबसे सुरक्षित और आसान स्थिति मानी जाती है। यहाँ भ्रूण की स्थितियों के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देखते हैं कि सबसे अच्छी स्थिति तो आदर्श रूप से भ्रूण का सिर नीचे की ओर हो, जन्म देने वाली माँ की पीठ की ओर हो और उसकी जो ठोड़ी उसकी छाती से सटी हो। तो यह सबसे अच्छी स्थिति भ्रूण की मानी जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अगर बच्चा दस्त से पीड़ित है तो कौन सा वायरस इसके लिए जिम्मेदार है। तो अगर हम देखें कि बच्चा अगर दस्त से पीड़ित है तो वह डायरिया नामक बीमारी से पीड़ित है, और इसके लिए जो जिम्मेदार है वह रोटा वायरस जिम्मेदार है, और इसके लिए रोटा वायरस नाम की ही वैक्सीन लगाई जाती है। इसको भी मैंने कई बार काफी डिटेल में पढ़ाया है, रोटा वायरस वैक्सीन को। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। साथ ही मैंने एग्जाम एनालिसिस में भी काफी इसको डिटेल में कई बार पढ़ाया है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अगर कोई किशोर अपराध करता है तो उसके लिए सजा कौन देता है। तो अगर कोई किशोर अपराध करता है तो उसके लिए सजा किशोर न्याय जुवेनाइल कोर्ट में न्यायाधीश द्वारा दी जाती है। इसके बाद आपसे पियाजे से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि पियाजे की मूर्त संक्रियात्मकता का गुण क्या है। तो आप देखें कि जीन पियाजे से आपसे हर दूसरे एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैंने जीन पियाजे की सभी अवस्थाओं को डिटेल में पढ़ाया है। जीन पियाजे की वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो हम अगर बात करें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगभग 7 से 11 साल की उम्र तक रहती है, जो बाल विकास की उत्तर बाल्य अवस्था या चरण से संबंधित करती है। इस चरण में बच्चे वस्तुओं को समूहों और उपसमूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं और संख्या, क्षेत्रफल और आयतन के संरक्षण की क्षमता विकसित करते हैं। तो यह सभी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के गुण हैं, जो कि जीन पियाजे की 7 से 11 वर्ष की उम्र में बताए गए हैं। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा गया था कि एबीसी प्राथमिक उपचार में ए का क्या अर्थ है। तो प्राथमिक उपचार में एबीसी का अर्थ हम तीनों को ही देख लेते हैं। एबीसी तो वायु मार्ग जिसे एयरवे कहा जाता है, जिसे ए का फुल फॉर्म है एयरवे। श्वास जिसे कि ब्रीथिंग कहा जाता है, बी का फुल फॉर्म है ब्रीथिंग। इसके बाद है परिसंचरण जिसे कि सर्कुलेशन कहा जाता है, तो सी का फुल फॉर्म है सर्कुलेशन। तो ए का है एयरवे, बी का है ब्रीथिंग और सी का है सर्कुलेशन। थोड़ा सा हम इन तीनों को ही डिटेल में देखते हैं।
ए जिसे कि वायु मार्ग यानी कि एयरवे कहा जाता है, तो सुनिश्चित करें कि व्यक्ति का वायु मार्ग साफ है यानी सांस लेने के लिए रास्ता खुला है। दूसरा है बी श्वास यानी कि ब्रीथिंग, तो व्यक्ति सांस ले रहा है या नहीं यह जांचें और जरूरत पड़ने पर कृत्रिम श्वास दें उसे। सी यानी कि परिसंचरण जिसे कि सर्कुलेशन कहा जाता है, व्यक्ति की नाड़ी और रक्त संचार की जांच करें और आवश्यकता अनुसार रक्तस्राव को नियंत्रित करें। तो इस प्रकार यह प्राथमिक उपचार एबीसी तीनों के ही फुल फॉर्म हमने देख लिए। हो सकता है आपसे अगले एग्जाम में बी और सी के बारे में पूछ लिया जाए। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट से इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो आपसे पैराग्राफ से तो हर शिफ्ट में एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं, जो कि अगर आप पैराग्राफ को काफी अच्छे से पढ़ेंगे तो उससे संबंधित आपसे जितने भी 10 या 12 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे काफी अच्छे से बन जाएंगे। बस आप पैराग्राफ को काफी ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद आपसे पंचवर्षीय योजनाओं से तो हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो पंचवर्षीय योजनाएं आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। प्रश्न इस प्रकार था कि पंचवर्षीय योजना को बंद करने का कारण क्या है। पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करने का मुख्य कारण भारत में आर्थिक नीतियों में बदलाव और योजनाबद्ध विकास के बजाय बाजार आधारित विकास को बढ़ावा देना था। इसके बाद अगला प्रश्न भी आपसे पंचवर्षीय योजनाओं से ही पूछा गया था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो इसका आंसर मैंने छोड़ दिया है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो गर्भावस्था में कौन सा अंग सबसे पहले कार्य करता है? तो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण का सबसे पहला अंग न्यूरल ट्यूब बनता है, जिसे रीढ़ की हड्डी और ब्रेन का विकास होता है। इसके बाद शिशु की आंखें, मुंह, गर्दन बनना शुरू होता है। हालांकि इसके बाद ब्लड सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी होना स्टार्ट हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, गर्भावस्था में मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए क्या दिया जाता है? तो गर्भावस्था के दौरान मधुमेह यानी कि डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए डॉक्टर आमतौर पर आहार और व्यायाम में बदलाव, रक्त शर्करा की नियमित जांच और आवश्यकता अनुसार इंसुलिन या अन्य दवाइयों की सलाह देते हैं। साथ ही याद रखिएगा, आहार में अगर हम देखें तो फाइबर युक्त कम वसा और कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ का सेवन करें। फलों, सब्जियों और साबुत अनाज को अपनी डाइट में शामिल करें। साथ ही चीनी और मीठे खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए गर्भावस्था के दौरान। इसके बाद अगर हम देखें तो संचार से आपसे प्रश्न पूछे गए थे और साथ ही नेतृत्व से, लीडरशिप से प्रश्न पूछे गए थे। तो इन दोनों ही टॉपिक को आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। इनके मैंने अलग अलग लगभग 100 एमसीक्यूज टॉपिक वाइज करवाए हैं। तो आप अगर आप संचार को सर्च करेंगे तो आपको 100 एमसीक्यूज मिल जाएंगे आपको चैनल की प्लेलिस्ट में। नेतृत्व के देखेंगे तो आपको लगभग 100 एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो आप एग्जाम से पहले जरूर देखकर जाइएगा। तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक जरूर करें और हो सके तो शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले एग्जाम एनालिसिस की वीडियो आप तक पहुंच सके। इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। तो जल्द ही हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।